देखो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंगल फेज एसी सर्किट। तो सिंगल फेज एसी सर्किट में हमारे पास बेसिकली 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं मणिपाल में। कौन से हैं वो 3 कैटेगरी के क्वेश्चन? फर्स्ट वन हमारे पास आएगा या तो पैरेलल सर्किट पे बेस्ड, या फिर आएगा सीरीज सर्किट पे बेस्ड, या फिर आएगा हमारे पास वेवफॉर्म टाइप पे बेस्ड। जैसे ऐसे वेवफॉर्म होती है ना, वेवफॉर्म का तुमने पढ़ा भी था लास्ट टाइम, इस तरह से आता है। वेवफॉर्म की इक्वेशन बनानी है। तो अब 1 2 3 कैटेगरी है। अब तीनों कैटेगरी में से एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का आएगा ही आएगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किसका क्वेश्चन देते हैं, ये पैरेलल सर्किट्स का क्वेश्चन देते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पैरेलल सर्किट्स बता देती हूँ। पैरेलल सर्किट्स के लिए तुम्हें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेंगी। लाइक सपोज हमारे पास कुछ एक टर्म होती है एक्सेल, एक होती है एक्सी, और एक होता है इम्पिडेंस। अगर हमारे पास इंडक्टर का रेजिस्टेंस है तो वो क्या होगा? एक्सेल, राइट। एक्सेल का क्या फॉर्मूला होता है? जे ओमेगा एल। और अगर हमारे पास कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है तो वो कितना होगा? हम्म इसको हम बोलते हैं एक्सेल को इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर के अंदर के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरह कैपेसिटर के अंदर के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, और Z क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ RL RC या फिर RLC। लाइक सपोज मैं तुम्हारे मिड टर्म का ही क्वेश्चन ले रही हूँ, ये 10th क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आया हुआ 2024 मार्च में हुआ था ना तुम्हारा पेपर। ये क्वेश्चन है 2024 मिड टर्म का। अब इसमें देखो हमें क्या कहा हुआ है, टू इम्पिडेंस 20 एंगल माइनस 45 एंड 30 एंगल 30 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमें नहीं पता कि दो इम्पिडेंस है, ये मान लेते हैं हम Z1 और ये वाला मान लेते हैं हम Z2। दोनों कैसे कनेक्ट हैं? सीरीज में कनेक्ट हैं। इज एट अ सर्टेन सप्लाई द रिजल्टिंग करंट इज फाउंड टू बी 10 एम्पियर। मतलब ये कहा है कि इन्हें कुछ भी सप्लाई से जोड़ दिया और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? 10 एम्पियर। सीरीज में है तो करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, दोनों में ही 10 एम्पियर जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला है इफ द सप्लाई वोल्टेज रिमेन्स अनचेंज्ड ऑब्टेन द सप्लाई करंट व्हेन द इम्पीडेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सप्लाई वोल्टेज हमने यहाँ पे नहीं बताया इन्होंने कितनी दी है, बस इन्होंने बताया कि सप्लाई वोल्टेज कुछ दिया है। अब इन्होंने इसी चीज़ को क्या कह दिया कि वही सेम इम्पीडेंस हैं जो हमने पहले यूज़ करे थे। एक है हमारा Z1 और एक है हमारा Z2। दोनों को सेम इम्पीडेंस को अब हम इन्होंने कैसे कनेक्ट कर लिया? पैरेलल में। और जो तुमने वोल्टेज सीरीज में दी थी वो वोल्टेज तुम पैरेलल में दे रहे हो। ठीक है, और इस केस में तुम्हें क्या निकालना है? सप्लाई करंट। क्वेश्चन समझ गए? लाइक मान लो कि तुम्हारे घर का एक बल्ब है और एक फैन है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो 10 एम्पियर वो ले रहा है और वोल्टेज नहीं बताई इन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि सेम बल्ब को और सेम फैन को कनेक्ट कर दो पैरेलल में, वोल्टेज वही देनी है जो तुम सीरीज में दे रहे थे, अब करंट तुम्हें निकालना है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? अब Z1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 20 एंगल माइनस 45 और Z2 की वैल्यू दी हुई है 30 एंगल 30 डिग्री। तो इससे हमें एक चीज़ तो पता लगे कि यहाँ की हमें क्या निकालनी पड़ेगी? वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, राइट? अब वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? बताओ मुझे। देखो अब हमारे पास वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है? V इज इक्वल टू आई इंटू जेड। तो टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट है और टोटल इम्पिडेंस है।
करंट हमें पता है कितना दिया हुआ है, 10 एंगल 0 डिग्री लिख लो। Z हमें नहीं पता, बट Z टोटल इम्पिडेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये दोनों ही क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। ये कितना हो गया, 20 एंगल -45 प्लस 30 एंगल 30 डिग्री। ये तुम्हारा डायरेक्ट कैलकुलेटर से आ जाएगा। कैलकुलेटर नंबर बताओ मुझे, कौन सा है तुम्हारे पास? देखो, अगर तुम्हारे पास ये कैलकुलेटर है, इसमें हमें निकालना है क्या, 20 एंगल -45 प्लस 30 एंगल 30। तो इसको पहले हमें कॉम्प्लेक्स मोड में लाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पोलर फॉर्म में एडिशन कर रहे हैं। याद है एंगल वाली फॉर्म कौन सी होती है, पोलर फॉर्म, और रेक्टेंगुलर वाली फॉर्म कौन सी होती है, जे वाली टर्म, है ना। तो सबसे पहले ऑन प्रेस करो, फिर मोड प्रेस करो, और फिर 2 प्रेस करो। तो इससे तुम्हारा कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में आ जाएगा। आया? कॉम्प्लेक्स मोड में आके किसी किसी कैलकुलेटर में यहाँ पे CMP LX भी लिखा जाता है। अब तुम्हें क्या करना है, 20 एंगल -45 प्लस 30 एंगल 30। तो सबसे पहले तुम्हें क्या प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 लिख दो। एंगल लाना है, एंगल देखो तुम्हारा कहाँ पे है, शिफ्ट प्रेस करके आएगा, शिफ्ट प्रेस करो, फिर ENG प्रेस करो तो एंगल आ जाएगा। फिर लिखो -45, ठीक है, इसके आगे पीछे ब्रैकेट लगा देना। देन उसके बाद प्लस, देन 30, फिर से शिफ्ट और एंगल 30, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो फिर उसके बाद इक्वल टू प्रेस करो, और मुझे बताओ क्या आ रहा है तुम्हारे पास, टोटल इम्पिडेंस। चलो अब आगे इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 40.13 एंगल 1.225। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ टोटल इम्पिडेंस 40.13 एंगल 1.225। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, दोनों ही पोलर फॉर्म में है, तो रियल टर्म को रियल टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एंगल क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो 10 into 40 will be 400 समथिंग, 40.1 है तो 401 हो जाएगा, 401.3, एंड एंगल ऐड हो जाएंगे तो 0 प्लस 1.225 इज 1.225। यहाँ से हमारे पास फाइनली विल गेट इट एज वोल्टेज, दैट इज 401.3 एंगल 1.225, राइट। ठीक है, अब उसके इसमें देखो हमने टोटल वोल्टेज निकाल लिया, जो हम पैरेलल के केस में यूज करेंगे, राइट। तो टोटल वोल्टेज इज हाउ मच, 401.32 एंगल 1.225 वोल्ट। और हमें क्या निकालना है, करंट। Z1 हमें दिया हुआ है 20 एंगल -45 डिग्री, Z2 भी हमें दिया हुआ है 30 एंगल 30 डिग्री। तो अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू I इंटू ZT। ZT मतलब टोटल इम्पिडेंस। तो ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो अगर मान लो कि 2 पैरेलल 3 होता है, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, करेक्ट। तो अब हमारे पास कहाँ गए, ये दोनों इम्पिडेंस पैरेलल में है, तो 20 पैरेलल एंगल 20 एंगल -45 पैरेलल 30 एंगल 30 डिग्री, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 20 एंगल -45 इंटू 30 एंगल 30 डिवाइडेड बाय 20 एंगल -45 प्लस 30 एंगल 30 डिग्री, यही होगा। अब सॉल्व करके बताओ कैसे होगा, क्या वैल्यू आएगी फटाफट। अब इसको सॉल्व करके तुम्हारे पास टोटल इम्पिडेंस आएगा, मैं वैल्यू बता देती हूँ टोटल इम्पिडेंस की। ZT विल बी 14.951 एंगल -16.225।
तो वोल्टेज पता है जो हमने पहले निकाली थी 401.32 एंगल 1.225। इम्पीडेंस पता है तो करंट आ जाएगा जो इन्होंने पूछा हुआ है। वोल्टेज कितनी है 401.32 एंगल 1.225 इज इक्वल टू आई इंटू 14.95 एंगल माइनस 16.5। तो अब आई बताओ कितना आएगा। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, और ये भी तुम्हारा वही 2024 का है। 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, वोल्टेज कितनी है 240, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, सप्लाइज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 5 किलोवाट हीटर। तो हमारे पास कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसमें पावर कितनी है 5 किलोवाट एंड 225 केवीए इंडक्शन मोटर। ये कौन सी पावर है, मैंने बताया था तुम्हें 3 टाइप्स की पावर होती है, याद है। एक होती है हमारे पास एक्टिव पावर, एक होती है रिएक्टिव, और एक होती है एपरेंट। एक्टिव पी, रिएक्टिव क्यू, एपरेंट एस। एक्टिव की यूनिट होती है वॉट, रिएक्टिव की यूनिट होती है वीआर, एपरेंट की यूनिट होती है वीए। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिख लो। इसका फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई, रिएक्टिव का फॉर्मूला होता है वी आई साइन फाई, एंड एपरेंट का होता है वी आई। तो अब ये एक्टिव पावर है, ये एपरेंट पावर है 25 kVA। पावर फैक्टर मीन्स cos phi is given 0.82। डिटरमाइन द सिस्टम एपरेंट पावर। हमें सिस्टम की निकालनी है, 2 लोड थे, दोनों पैरेलल में कंबाइन थे, राइट। तो अगर एक लोड की बात करूं तो ये पावर ट्रायंगल बनेगा, दूसरे लोड की बात करूं तो ये पावर ट्रायंगल बनेगा। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट लोड, ये हो गया तुम्हारा सेकंड लोड। फर्स्ट लोड के केस में पावर कितनी है, तुम्हें याद हो तो पावर ट्रायंगल में यहाँ पे P आता है, यहाँ पे Q आता है, और यहाँ पे क्या आता है S आता है, राइट। तो पावर कितनी है 5 किलोवाट। तो फर्स्ट वाले लोड में तुम्हें 5 किलोवाट दिया हुआ है, सेकंड लोड में तुम्हें S दिया हुआ है, दैट इज 25 kVA, राइट। और तुम्हें cos फाई भी दिया हुआ है, दैट इज 0.82, सेकंड केस के लिए दिया हुआ है ना। तो अब तुम्हें पता है कि अगर cos फाई दिया हुआ है तो हम P भी निकाल सकते हैं। P का क्या फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हारे पास ये है और तुम्हारे पास फाई है और हाइपोटेन्यूज है, तो क्या तुम बेस निकाल सकते हो। cos फाई का क्या फॉर्मूला होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइट नहीं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल के लिए बात करूँ तो ये फाई है, ये पी है, ये एस है, और ये क्यू है। तो यहाँ से बताओ मुझे cos फाई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी बाई एस। तो यहाँ पे क्या हमें एस पता है, cos फाई पता है, तो क्या पी आ जाएगा। अगेन वी कैन यूज द सेम फॉर्मूला, cos फाई इज इक्वल टू पी बाई एस। cos फाई पता है, पी एस पता है, तो क्या पी आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास 2 लोड है, तो दोनों लोड के अलग अलग पावर ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ पे P1 Q1 S1, ये P2 Q2 S2। तो एक कंबाइंड पावर ट्रायंगल बनेगा जो इन दोनों लोड को कंबाइन कर रहा है। तो वो कितना होगा P1 प्लस P2, Q1 प्लस Q2, और S1 प्लस S2 मत कर देना, यहाँ पे S कितना आएगा, लाइक ये टोटल पावर PT हो गया। हाँ यहाँ पे मैंने सॉरी गलती से कर दिया, ये एपरेंट पावर है, ये रिएक्टिव पावर है, ये एपरेंट पावर है, और ये रिएक्टिव पावर है। ठीक है, अब ये P1 प्लस P2 टोटल पावर आ गया,
Q1 प्लस Q2 को टोटल रिएक्टिव पावर आ गया, और S का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल एक्टिव पावर प्लस टोटल रिएक्टिव पावर का स्क्वायर अंडर द रूट। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, S की वैल्यू S1 प्लस S2 कर देते हैं, वो नहीं होगी। टोटल एक्टिव पावर प्लस टोटल रिएक्टिव पावर का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आएगा। अब देखो फर्स्ट केस में तुम्हारे पास फर्स्ट पावर ट्राइंगल की सारी वैल्यूज आ गई। Q0 है, P 5 किलोवाट है, S भी 5 kVA आएगा, राइट। सेकेंड पावर ट्राइंगल की भी सारी वैल्यूज आ गई, 25 किलोवाट, 15 kVAr और 25 kVA। तो दोनों टोटल पी तुम ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, जो भी आएगी वैल्यू। हाँ ये 25 नहीं आ रहा, तुमने गलत लेकिन निकाला, ये 20.5 आ रहा है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन एरर होगी तुम्हारी। तो दोनों ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20.5 प्लस 5, दैट विल बी 25.5। ओके, और Q1 प्लस Q2 कितना आ जाएगा, Q1 0 है, Q2 तुमने निकाला था 14.31, तो QT कितना आ जाएगा, टोटल रिएक्टिव पावर 14.31। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अंडर द रूट, तो तुम्हारे पास टोटल एपरेंट पावर कितना आ जाएगा, 29.241 kVA। तो दैट इज द सिस्टम एपरेंट पावर। एक चीज का जरूर ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन एंड टर्म में भी देते हैं ये। ओके, अब इसके बाद सिस्टम रिएक्टिव पावर सिस्टम तुमने निकाल लिया, टोटल रिएक्टिव पावर, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा हुआ है, ये थर्ड वाला पार्ट बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, तुम्हारे पेपर में भी आया था जो तुमने दिया था। द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द सिस्टम टू पावर फैक्टर टू 0.95 लैगिंग। तो बेसिकली मैं बता रही हूँ, ये है तुम्हारा ओल्ड पावर फैक्टर का पावर ट्राइंगल, ये है तुम्हारा न्यू पावर फैक्टर का पावर ट्राइंगल। हमेशा ऐसे पावर ट्राइंगल बना के करना। न्यू पावर फैक्टर इन्होंने कितना दे दिया क्वेश्चन में, दैट इज 0.95। पहले पावर फैक्टर कितना था, 0.82, राइट। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है, कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी हुई है। तो हमारे पास ये Q ओल्ड निकलेगा और Q न्यू निकलेगा। ओके, तो क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू Q ओल्ड माइनस Q न्यू इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय XC। तो वोल्टेज हमें गिवन होता है हमेशा, इसमें भी दिया होगा वोल्टेज गिवन है, हाँ 240 वोल्ट हमेशा दिया होगा, वोल्टेज दिया हुआ है, रिएक्टिव पावर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हम Q XC निकाल सकते हैं। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना, चाहे वो ओल्ड पावर फैक्टर का एक्टिव पावर हो और ये हो, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। P ओल्ड इज इक्वल टू P न्यू, क्योंकि जब भी पावर फैक्टर चेंज होता है तो एक्टिव पावर हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। P तुमने निकाल लिया था, कितना आया था, दैट इज 25.5, राइट। P कितना हो गया, 25.5 किलोवाट, और इस केस में भी कितना हो गया, 25.5 किलोवाट। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब तुम्हें P पता है, cos फाई पता है, S आ जाएगा इस फॉर्मूले से, cos फाई इज इक्वल टू P बाई S वाले से। हाँ, कंबाइंड वाले लिए मैंने 25.5। अब नाउ XC इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई FC। XC पता लग गया, C पता लग जाएगा। तो इसमें मेनली तुम्हें दो चीज़ें याद रखनी है कि दो पावर ट्रायंगल बनेंगे, दोनों का एक्टिव पावर सेम होगा, फिर cos फाई दोनों का अलग अलग होगा, दोनों के cos फाई से S निकालना है, फिर Q निकालना है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई XC। ये पता लग गया, ये गिवन होगा हमेशा, XC पता लग गया तो C पता लग जाएगा, सिंपल।